हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रतीक मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु पर। तो तैयारी बिल्कुल बेहतरीन चल रही होगी क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो बिल्कुल भी क्या करना है, ढिलाई नहीं बरतनी है, बिल्कुल भी सुस्त नहीं पड़ना है। और जितना परिश्रम कर सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं, इन 10 से 12 दिनों में खींच दीजिए। जितना मीटर खींच सकते हैं उतना 10 से 12, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि मीटर खींच सकते हैं, तो जितना मीटर खींच सकते हैं इन 10 से 12 दिनों में खींच दीजिए। क्योंकि ये समय अगर आपने व्यर्थ बिता दिया, ये समय आपने निकाल दिया, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर बस बाद में पछतावा रह जाता है कि काश मैं थोड़े दिन और मेहनत कर लेता, जो लास्ट के जो दिन बचे थे उसमें और थोड़ा प्रयास कर लेता, मेहनत कर लेता, तो मेरा एग्जाम निकल जाता। ये तो सर ने पढ़ाया था, मैंने क्लास में ध्यान नहीं दिया, है ना। क्योंकि मेरे मित्र जो है वो गेट पर खड़े होकर मुझे बुला रहे थे जा बाहर घूमने के लिए, जाने के लिए। तो सब को भूल जाइए, थोड़े दिनों की बात है मित्रों। ऐसे तो क्या है, मित्रों को तो बाद में मिलेंगे तो वैसे फिर से आपका रिश्ता हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी समझते हैं, दोस्त अच्छे हैं। तो वो भी ज़रूर समझेंगे कि क्या परिस्थिति आपके साथ है, किस तरीके की आपकी तैयारी चल रही है, तो वो भी उसमें विघ्न नहीं डालेंगे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ बढ़ चलते हैं अपने सेशन पर। और अपने सेशन का पहला जो है आपका, वो है आपका हरियाली महोत्सव की बात कर रहा है। हरियाली महोत्सव 2022 की बात कर रहा है। हरियाली महोत्सव तो सबको पता ही है, बेसिकली जानकारी दे दूं तो ये पेड़ों का जो महत्व है हमारे जीवन में, हमारी धरती पर, हमारे भारत में या वातावरण में, ठीक है, जो भी पेड़ों का महत्व है उसके महत्व के बारे में यहाँ पर बात करता है, महत्व समझाता है। हरियाली महोत्सव 8 जुलाई 2022 को आयोजित होने वाला है, या 8 जुलाई 2022 को हो गया है। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के ताल कटोरा, कहां पर, ताल कटोरा स्टेडियम में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, गया। ओके, तो ये जो है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ MOFFFC करके है। ठीक है, ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। और कहां पर किया गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहां पर किया गया है, दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। हरियाली महोत्सव याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नैरोबी मक्खियां, इनको ड्रैगन कीड़े भी या ड्रैगन बग्स भी कहते हैं, ड्रैगन इंसेक्ट भी कहते हैं। तो ये जो है, ये एक बीमारी है जो सिक्किम में बच्चों में, कॉलेज है, कॉलेज के बच्चे हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनमें ये बीमारी देखी गई। तो हाल ही में पूर्वी सिक्किम में माझीतर में सिक्किम मणिपाल प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 100 छात्रों में, कितने, 100 छात्रों में त्वचा संक्रमण, स्किन से रिलेटेड है। तो ये पूछ सकता है कि ये जो मक्खी है या ड्रैगन कीड़ा है, ये किससे संबंधित बीमारी होती है, तो स्किन से संबंधित बीमारी है, त्वचा से संबंधित बीमारी है, की सूचना मिली थी उनके नैरोबी मक्खियों के संपर्क में आने के बाद इस संक्रमण की सूचना मिली थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहली चीज कि नैरोबी मक्खियों को क्या बोला जाता है, दूसरी चीज कि संक्रमण कहां पर मिला है, और तीसरी चीज कि इन्फेक्शन या संक्रमण जो है वो कहां पर होता है, त्वचा पर संक्रमण होता है, त्वचा में रैशेज आ जाते हैं और उसकी वजह से काफी खुजली वगैरह, इचिंग वगैरह होने का यहाँ पर रहता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ चलते हैं अपने अगले पर। अगले की बात करें तो अकासा एयर को, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है। इसके इस करंट अफेयर के आने के चांसेस मैं बताऊं तो आपको 95% है। इसको बिल्कुल रट लीजिए, एक एक पॉइंट इसमें रट लीजिए, जो भी इससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अपनी तरफ से निकाल सकते हैं तो अपनी तरफ से निकालिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी की ये एयरलाइंस है और उनका हाल फिलहाल देहांत हुआ है। 67 ईयर्स के थे, 65 साल के ऐसी थे तब उनका देहांत हुआ है। और ये एयरलाइंस उन्हीं की है, अकासा एयरलाइंस। ठीक है, अकासा एयरलाइंस को मिली DGCA का एयर लाइसेंस, तो मतलब उड़ान भरने के लिए, डोमेस्टिक उड़ान भरने के लिए इनको जो लाइसेंस है वो मिल चुका है। नागरिक उड्डयन महानिदेशक, उड्डयन मंत्री कौन है, ज्योतिराज सिंधिया है। और महानिदेशालय की बात करें, ठीक है, तो ये हैं आपके ने 7 जुलाई 2022 को अकासा एयर को एयर ऑपरेटर
सर्टिफिकेट दिया, यानी कि लाइसेंस उनको जो है वो उड़ान भरने के लिए मिल गया है। आकाशा एक स्टार्टअप कैरियर है जिसे स्टॉक मार्केट निवेश राकेश झुंझुनवाला द्वारा बढ़ावा दिया गया है। राकेश झुंझुनवाला के शेयर जो है इसमें काफ़ी हैं, उसके द्वारा इनको बढ़ावा दिया गया, उन्हीं की एयरलाइंस कहते हैं। तो ये उनसे रिलेटेड है, राकेश झुंझुनवाला जी से रिलेटेड है, और उनका देहांत हाल फिलहाल में ही हुआ है, तो इसीलिए इसके आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रबल है। अमिताभ कांत जो फॉर्मर क्या थे, सीईओ थे, फॉर्मर सीईओ किसके, फॉर्मर सीईओ किसके, फॉर्मर सीईओ आपके नीति आयोग के, नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ तो नए हो गए, वो मैं बढ़ा चुका हूं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपको मिल जाएगा, ये पढ़ाया है मैंने। नीति आयोग के नए सचिव कौन बने हैं, सॉरी सचिव बात कर रहा हूं, सचिव तो प्रधानमंत्री होते हैं, नए सीईओ कौन बने हैं, अमिताभ कांत। भारत G20 शेरपा जो है इनको बनाया गया है। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को G20 जो G20 देश हैं के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है। वह G20 शेरपा के रूप में पीयूष गोयल जी की जगह लेंगे। किसकी, पीयूष गोयल की जगह लेंगे। तो खाली नहीं बैठने देना है किसी को, भाई सबको काम पे लगा के रखो, जो लोग काम के हैं उनको काम पर लगा के रखो, जो काम के नहीं है उनको घर बैठाओ, ठीक है। तिहान, अब ये तिहान एक नई टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है, ऐसे करके लिखा जाएगा इसको, तिहान भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा है, नेविगेशन के लिए यूज आएगी ये। 4 जुलाई 2022 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया, जिसे तिहान कहा जाता है। तो इस तरह से तिहान लिखा जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि पेपर में, आपके एग्जामिनेशन पेपर में इसी तरह से अंग्रेजी में लिखा आ जाए, तो हिंदी ढूंढने का प्रयास मत कीजिएगा, इसको इसी तरह से देखिएगा कि इस तरह से भी पूछा जा सकता है। IIT हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने रुपए के पर्यव्यय के साथ नेविगेशन सुविधा विकसित की है। ये बेटे 130 करोड़ रुपए का इसमें लागत आई है, 130 रुपए का जो है फंड इसको दिया गया है। 10वां विश्व शांति मंच की बात करें तो 10वां विश्व शांति मंच हुआ है 2022 का 10वां संस्करण। कहां पर हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कहां पर हुआ है, बीजिंग के सिंघुआ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं और बात करते हैं अगले की, कि शिंजो आबे इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है कि फॉर्मर PM थे ये जापान के, और इनका जो है ये अपने प्रचार कर रहे थे, उसके क्या बोलते हैं ना, इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, इलेक्शन के लिए प्रचार कर रहे थे, और तभी जो है एक्स मिलिट्री वाले ने इनको जो है शूट कर दिया। होममेड गन थी, बेसिकली घर पर बनाई हुई बंदूक थी, और उससे जो है इनके गले पर काफ़ी चोट आई और देहांत इनका उसी समय पर हो गया था। 67 उम्र के थे ये, 67 ईयर्स ऑफ एज थी। और अब बात करें तो फियोमा करके कुछ हैं, उन अभी PM है। तो PM की हत्या के जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और को 8 जुलाई 2022 को सुंगा, याद रखिएगा सुंगा गया, जब वह जापान में, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, जापान में आगामी चुनावों के लिए प्रचार कर रहे थे। उन्होंने 2006 से 2007 के दौरान जापानी प्रधानमंत्री और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी कि याद रखिएगा आप कि शिंजो आबे जो हैं अब तक के जापान में सबसे ज़्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं, सबसे ज़्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं। तो 2006-2007 में ही प्रधानमंत्री थे और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसके बाद 2012 से लेकर 2020 के दौरान दूसरा कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। वह इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले जापानी प्रधानमंत्री हैं, अपनी ड्यूटी करने वाले जो इतिहास में सबसे ज़्यादा लंबे समय के लिए ड्यूटी करने वाले प्रधानमंत्री रहने वाले बेसिकली व्यक्ति हैं, ठीक। पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार, यानी कि इसको ऐसे बोला जाएगा, इसको हिंदी में तो इस तरह से लिख दिया, वॉल ऑफ, ठीक है। वॉल ऑफ फेम होता है ना, कि दीवार पर जो है उनका नाम लिखा जाता है, दीवार पर उनकी फोटो लगाई जाती है कि भाई साहब देखिए व्यक्ति थे तो ऐसे थे, तो उसको वॉल ऑफ फेम कहा जाता है कि ये महान लोग हुए हैं जिन्होंने इस जगह पर काम किया है,
ठीक है, उस वॉल ऑफ फेम में गीता गोपीनाथ को इंक्लूड किया गया हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर, पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर चित्रित किया गया है। वह यह सम्मान पाने वाली पहली महिला, याद रखिएगा दुनिया में पहली महिला हैं, यह सम्मान पाने वाली दुनिया की पहली महिला और दूसरी भारतीय हैं। कौन है? दूसरी भारतीय है गीता गोपीनाथ को अक्टूबर 2018 में IMF के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था। दिसंबर 2021 में उन्हें IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक बनाने के लिए पदोन्नत किया गया था। ठीक है, तो कब से कब तक? 2018 में जो है वो मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी, यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF बनी थी। उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ, प्रमोशन के बाद वो क्या बन गई? वाइस डायरेक्टर बन गई। ठीक है, डेप्यूटी डायरेक्टर बन गई IMF की। तो यहां पर ये बोल रहा है कि ये दूसरी महिला, दूसरी भारतीय थी। तो पहला कौन था? पहले थे रघु राम राजन, हमारे RBI के गवर्नर रह चुके हैं। ये उर्जित पटेल से पहले रहे थे। इनका जो कार्यकाल था वो 2003 से 2006 का था। IMF इकोनॉमिस्ट के रूप में, IMF इकोनॉमिस्ट के रूप में इनका कार्यकाल 2003 से 2006 तक का रहा है। और ये भी वॉल ऑफ फेम पर इनका नाम भी दर्ज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो साहब बिल्कुल बढ़ा जाए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करता है ये 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस की बात करता है। और कब मनाया गया था? 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो पहली इंफॉर्मेशन आपकी ये हो गई कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को हर वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह दिन वैश्विक जनसंख्या के मुद्दों पर ज्यादा पॉपुलेशन होने से क्या दिक्कत आती है, क्या परेशानी आती है, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीजों की वहां पर जानकारी, जागरूकता फैलाई जाती है इस दिवस पर, है ना। तो वैश्विक संख्या के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है विश्व जनसंख्या दिवस 2022 को 8। ठीक है, इसका बेसिकली इसका भी देखें थीम क्या था? 8 बिलियन की दुनिया, यानी कि कितने लोग हैं? 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में। सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। तो ये इतना लंबा जो है इसकी थीम है। थीम जरूर एक बार अंग्रेजी में भी इसको पढ़ लीजिएगा। थीम को विषय के तहत मनाया गया। अगर बात करें जनसंख्या की, तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो कहां पर है? किस देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या? सबसे ज्यादा जनसंख्या है चाइना में। चाइना के बाद हमारा प्यारा भारत यानी कि इंडिया। इंडिया के बाद तीसरे नंबर पर आता है USA। USA के बाद आता है चौथे नंबर पर पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद इंडोनेशिया। तो इस तरीके से हमारा जो है नंबर दूसरा है। तो हमें इस दिवस पर ध्यान देने की क्या बातें यहाँ पर कही जाती हैं, इन सब चीजों पर ध्यान देने की अति आवश्यकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ED की। ED यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अगर बात करें तो ये वही है, छापे जो भी इलीगल काम चल रहा है, हवाला का पैसा जा रहा है, इधर से उधर पैसा ट्रांसफर हो रहा है, किसने अपने यहाँ पर पैसा जमा करके रखा है, तो वो जो है ED वहां पर छापे मारता है। तो किसको लपेटे में लिया था? तो आपने ये न्यूज़ तो बड़ी सुनी होगी, काफी प्रचलित न्यूज रही है कि वीवो में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की है ED ने, है ना। और अभी हाई कोर्ट ने फिलहाल क्या किया है कि इनके जो वीवो हैं, वीवो के सारे खाते जो है फ्रीज कर दिए थे। फ्रीज मतलब कि वो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं यही बताएंगे। तो बेसिकली ED ने, उसने वीवो ने क्या किया था, जो इसका देश है यानी वीवो जहां की कंपनी है चाइना, वहां पर इसने इलीगल अपना टैक्स बचाने के लिए भारत में इलीगल तौर से यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की सहायता से, हवाला की सहायता से अपने देश इसने 50% जो प्रॉफिट हुआ था उसका 50% चाइना पहुंचाया था। 50% चाइना पहुंचाया था। तो उस पर जो है इन पर फ्रीज कर दिया था। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि इनके जो कुछ अकाउंट हैं उनको अनफ्रीज कर दिया जाए,
जिससे कि ये टैक्स जो है वो पे कर पाए। भाई अगर अकाउंट फ्रीज रहेगा तो टैक्स कैसे पे किया जाएगा, तो अनफ्रीज कर दीजिए ताकि ये टैक्स जो है दे पाए। जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय, ईडी को हिंदी में कहते हैं, प्रवर्तन निदेशालय को अपनी देनदारियों का भुगतान करने के लिए वीवो को अपने कुछ बैंक खातों को अनफ्रीज करने की अनुमति देने के लिए विचार करने के लिए कहा है। विचार करने के लिए, भैया विचार कीजिए, थोड़ा सा जो इनको लिबर्टी दीजिए, इनके खाते खोलिए, खाते छोड़िए इनके, ताकि ये जो भी पैसे हैं वो दे सकें। प्रवर्तन निदेशालय वीवो पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला संभाल रहा है। मैंने समझाया आपको, मनी लॉन्ड्रिंग यानी हवाला का पैसा इलीगल तरीके से अपने देश में पहुंचाया गया ताकि यहां यानी भारत में प्रॉफिट कम दिखाकर और टैक्स जो है वो कम दिया जाए। तो टैक्स की चोरी भी हुई है, ऊपर से हवाला का भी पैसा यहां पर इन्वॉल्व है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग मामला संभाल रहा है। ईडी के अनुसार मोबाइल फोन निर्माता ने भारत में करों का भुगतान करने से बचने के लिए 2017 से 2021 के दौरान अपने कारोबार का लगभग 62,476 करोड़ रुपए चीन को प्रेषित किया है, यानी चीन को भेजा है। 62,476 करोड़ रुपए भेजे गए हैं चाइना को, और इसमें 10 अलग अलग छोटी कंपनियां भी इन्वॉल्व हैं। उन पर भी ईडी ने जो है बिल्कुल ग्रिप लगा रखी है, बिल्कुल कह रखा है कि देखिए किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सब घेरे में आएंगे, जो जो इन्वॉल्व हैं सबको लपेटा जाएगा। ठीक है, तो केस आपको समझ में आ गया कि यहां पर केस जो है वो क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका कनागनहल्ली, ठीक है, ये बौद्ध स्थल है, और इस बौद्ध स्थल का जो एक्सकवेशन है वो 2002 के आसपास कर दिया गया था, यानी कि खोज लिया गया था इसको, लेकिन लगभग 20 वर्षों तक इस पर कोई भी काम नहीं हुआ है। लेकिन अब जो है भारतीय सरकार ने इसके लिए फंड जो है इशू किया है, पैसा इशू किया है कि ये पैसे का इस्तेमाल करके आप आगे की जो कार्यवाही है वो करिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आपका एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कनागनहल्ली बौद्ध स्थल के लिए एक संरक्षण योजना शुरू की है। 3.5 करोड़ रुपए की संरक्षण परियोजना पर काम शुरू हो गया है। एएसआई द्वारा 1994-2001 के दौरान कनागनहल्ली बौद्ध स्थल की खुदाई की गई थी, लेकिन करीब 20 वर्षों तक इसे उपेक्षित रखा गया, यानी कि इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया, इसको देखा ही नहीं गया। और ये हमारा क्या है ये हमारा बेसिकली हेरिटेज है, ये हमारी संस्कृति है। यहाँ पर जो शुरू हुआ, जो खुदाई में मिल रहे हैं, वो उसको हमको आगे बढ़ावा करना है, जिससे कि टूरिज्म ज्यादा से ज्यादा बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्यों है अभी पता चल जाएगा। रेड पांडा जो है वो भारत आ रहे हैं। पांडा जो है वो चाइना का नेशनल एनिमल है, रेड पांडा यहां पर लाए जा रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान। और कौन सा? सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, लाल पांडा का परिचय। तो पंजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने हाल ही में सिंगालीला नेशनल पार्क में लगभग 5 वर्षों में, कितने, एकदम से नहीं आएंगे, जैसे चीता एकदम से आ गए, 8 चीता ले आए नामीबिया से, ऐसे एकदम से नहीं आएंगे, 5 सालों में। ठीक है, 5 सालों में 20 टोटल 20 लाल पांडों को पेश करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है, या दार्जिलिंग जिले में सिंगालीला रिज पर स्थित एक अत्यधिक संरक्षित क्षेत्र है। और अगर हम बात करें, इसकी और बात करें, तो एल्टीट्यूड वाइज देखें, एल्टीट्यूड मतलब हाइट के हिसाब से देखें, ऊंचाई के हिसाब से देखें, तो ये विश्व में दूसरे नंबर पर आता है ऊंचाई में। लेकिन ये लाल पांडा वाला जो इंफॉर्मेशन है ये आपको यहां पर याद रखनी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। तो भैया यहां पर होता है आज का सेशन समाप्त। आई होप आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रही होंगी, और इसी तरह की आपको जानकारी जो है और मिलती रहेगी, और करंट अफेयर्स हम आगे चलाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक एक एक करंट अफेयर्स आपको, इम्पॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे करंट अफेयर्स आपको बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। ठीक है,
तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जो भी लगती है उसको लिख लीजिएगा। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी, उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से जुड़े रहिए। सुबह 8 से 9 मैथमेटिक्स की क्लास होती है जिसमें सर डीआई पढ़ा रहे हैं, और 9 से 10 मेरी क्लास होती है जिसमें करंट अफेयर चल रहे हैं। शाम को क्लास होती है जिसमें मैं हिस्ट्री के कुछ सवाल हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो करा रहा हूं। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन करेंगे यहीं पर खत्म। मैं प्रतीक मिश्रा मिलूंगा आपसे कल ठीक इसी समय पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।